पड़ती है। तुम चाहे कितने भी सवाल उठाओ, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और शायद ये तुम भूल गए हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। बहुत कुछ बदलना चाहा मैंने, लेकिन इस सिस्टम से डिपार्टमेंट चलता है, डिपार्टमेंट से सिस्टम नहीं। उन्हें दर्द था कि साहब मेरे मातहत मेरी बात ही नहीं सुनते। जब सच में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं दिखा तो फौरी कार्रवाई करते हुए सरकार ने हालात को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही जनता को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। नहीं, उस पर जो उन्होंने कहा है डीजीपी साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन कर दिया है। कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, जांच हो रही है। जो भी उसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालात में सुधार है, चीजें सामान्य हो रही हैं। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंसा के जख्म रह रहकर उन सवालों को छेड़ते रहेंगे कि आखिर हालात बिगड़े ही क्यों। बकौल डीजीपी उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ तो साहब हम किस दुनिया में जी रहे हैं, जहां महकमे के मालिक मुख्तार की बात ही नहीं सुनी जाती। अगर वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है और जिसकी जवाबदेही है अगर वो डीजीपी ही रोने लगेगा। कहाँ है डीजीपी? डीजीपी तो तुम लोगों के इलेक्शन ड्यूटी करते करते थक गया है बेचारा, बीपी हाई हो गया। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है और सुला दिया है। अब तो वो कल सुबह ही उठेगा। तो कानून व्यवस्था का जिम्मा किसका? क्या जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से डीजीपी साहब को इसलिए इतने बड़े ओहदे पर बिठाया गया कि वो अपनी मजबूरियां गिनाते रहेंगे? नहीं साहब, अगर डीजीपी का मतलब इतना ही रह गया है, हमें गुरेज है ऐसे डीजीपी से, क्योंकि हमें सुरक्षा का एहसास कराने वाला ऐसा डीजीपी चाहिए जो मुश्किल हालातों में मजबूती दिखाते हुए हमारी हिफाजत करे, ना कि अपनी मजबूरी का हवाला देकर कैबिन में बैठा रहे। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी जुड़ेंगे, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और प्रकाश सिंह साहब जुड़ेंगे, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। आप सभी लोगों से बात होगी। पहले अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। अफसरों के खिलाफ जांच हो रही है, अफसर सस्पेंड किए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ने कही। लेकिन राजेंद्र चौधरी जी ने यह नहीं बताया कि आखिरकार डीजीपी जो उनकी सरकार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ऊंचे पद पर काबिज सीनियर आईपीएस अफसर हैं मिस्टर शर्मा, वो इतने हैरान परेशान हैं क्यों? क्या उनसे किसी ने यह पक्ष जानने की कोशिश की कि भैया आपको दिक्कत क्या है, आप मीडिया में क्यों चले गए? क्या शर्मा जी मीडिया में अचानक से आ गए? क्या शर्मा जी मीडिया में जाने के पहले सरकार के पास गए थे? क्या सरकार ने पक्ष नहीं सुना इसलिए मीडिया में आए? ये तमाम बातें अमिताभ जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पर कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की जनता इन तीन बातों को सुनते सुनते उसके कान पक गए। जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तीन जुमले गायत्री मंत्र की तरह सुनते सुनते आदमी के कान थक गए और इन बातों में कोई बहुत भरोसा नहीं रहा। मूल विषय ये हुआ कि जिस पर पूरे सूबे में कानून और व्यवस्था की हिफाजत की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वह डीजीपी अगर इस बात को कहता है कि मैं आदेश देता रहा, मैं निर्देश देता रहा, लेकिन निचली पायदानों पर खड़े स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मेरी नहीं सुनी, तो ये एक खतरनाक संकेत है। मेरे लिए फैजाबाद की घटना छोटी है इस टिप्पणी के मुकाबले। मुझसे कोई पूछे कि फैजाबाद की घटना बड़ी, ये डीजीपी की ये टिप्पणी, तो मैं कहूंगा छोड़िए फैजाबाद की घटना, उसमें जो होना था हो गया, बाद में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, जैसा हर दंगे फसाद के बाद होता है। जो होना होता है वो हो जाता है, बाद में पुलिस आती है, लाठीचार्ज, आंसू गैस होता है और कर्फ्यू लग जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती है। ये एक रिटोरिक है, एक तरह का वो चलन है।
लेकिन ये बहुत मुद्दत बाद मेरे ख्याल से देश ने सुना होगा कि कोई डीजीपी कहे कि मेरे मातहत मेरी बात नहीं सुने। अब दो बातें आती हैं, क्या पुलिस की जो व्यवस्था है वो निरंकुश हो गई? तो हम लोगों ने सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, इनमें अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। ये फोर्सेस अगर अनुशासन के दायरे में नहीं रहेंगी, अगर ये अपने कमांडर के कमांड को नहीं मानेंगी, तो कोई व्यवस्था काम नहीं कर सकती। कोई भी व्यवस्था, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप काम नहीं कर सकती। इंदिरा जी 71 की लड़ाई कैसे जीती? इंदिरा जी तो फ्रंट पर नहीं गई थी लड़ने ना, सेना ने उनके निर्देश माने होंगे, सेना ने बहादुरी से काम किया, इसलिए ऐसा हुआ। आज जो परिस्थिति बनी उसमें मैं हैरान हूं कि कोई डीजीपी इस ढंग का बयान दे सकता है, और अगर यह बयान उनके अंतःमन से उपजा है शर्मा जी के जी, तो यह और भी चिंताजनक है जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके अंतःमन के अलावा तो इसमें और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सर्विंग डीजीपी सिर्फ गवर्नमेंट को मेलाइन करने के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। कोई सर्विंग डीजीपी नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि आप डीजीपी रहें या ना रहें। जी। तो ये जो मामला बना, हाँ। मुझे इसमें समझ आता है ये शायद उनके मन की पीड़ा है, और अगर ये उनका अपना आकलन है कि पुलिस का जो बल है निचले पायदान पर, जो जमीन पर व्यवस्था बनाता है, हाँ। वह बल निरंकुश हो गया, हाँ। अपने कमांडर की बात मानने से इनकार करता है, हाँ। तो यह अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी सूबे में। जी, किसी भी सूबे में ये चिंता की बात है, सरकार के लिए और जनता के लिए भी इक्वली। हम रविदास मल्होत्रा जी के पास लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मल्होत्रा जी, एक चीज मुझे बताइए, सिंघम पिक्चर का, सिंघम फिल्म का एक डायलॉग अभी हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया। उस फिल्म में जो डीजीपी साहब का जो किरदार निभा रहे शख्स हैं, वो कहते हैं कि डीजीपी, नेता से कहते हैं कि डीजीपी तो तुम लोगों की चुनावी ड्यूटी करते करते थक गया बेचारा, डॉक्टर ने अब उसे दवा की, नींद की दवा देकर सुला दिया है, वो सुबह ही उठेगा। ये जो लाचारी है, ये लाचारी इस वक्त क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब की भी है? तभी वो मीडिया में इस तरह की बातें कह रहे हैं। अगर उन्हें दिक्कत थी तो वो सरकार के पास जाते, अगर वो सरकार के पास गए और सरकार ने उनकी नहीं सुनी तभी तो मीडिया में गए, और अगर सीधे मीडिया में आ गए तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप बिना मेरे पास आए सरकार मीडिया में कैसे चले गए और क्यों चले गए? ये बहुत चिंता की बात है, जो डीजीपी ने बयान दिया है, ये बहुत चिंता की बात है, और मेरी समझ से बिना सरकार से कहे हुए वो सीधे मीडिया में आए हैं। और अगर कोई डीजीपी अगर ये बात कहे कि उसके मातहत लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये बात भी सही है कि निचले स्तर के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो निरंकुश और बेलगाम हैं, लेकिन उस पर लगाम कसने का काम डीजीपी पुलिस का है। हाँ। लेकिन अगर डीजीपी उस पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं, उन पर सख्ती नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। मल्होत्रा जी आप कहिए, मल्होत्रा जी आपकी जो चिंता है वो कितनी वाजिब है ये मैं जानूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अफसर रहे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे श्री प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, हमारे नोएडा स्टूडियोज में पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर आपका। सिंह साहब, मुझे एक चीज बताइए, जिस सूबे का पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी इतना लाचार और बेबस साउंड कर रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, उस सूबे की पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या सवाल हम ना उठाएं? देखिए, मैंने डीजीपी का बयान नहीं सुना है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, डीजीपी साहब का जो बयान है वो बयान दरअसल ये है, उन्होंने कहा है कि मेरे जो मातहत अधिकारी हैं वो मेरी सुनते नहीं, मैं उनको कमांड कुछ और देता हूं, आदेश कुछ और देता हूं, वो मेरी बात मानते ही नहीं। और ये जो उनकी टिप्पणी आई सिंह साहब, ये फैजाबाद का जो एक कम्युनल राइट्स हुआ इस बार का ताजा जो दंगा हुआ 1-2 दिन पहले, ये उसके बारे में टिप्पणी आई। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूं कि पहले तो बहुत खेद की बात है, और मैं ये समझता हूं कि कोई कमांडर ये कहे कि उसके सैनिक उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो कमांडर उस पद के योग्य नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि कमांडर का एक रुतबा होता है, उसका एक जलवा होता है, और अगर वो रुतबा नहीं है, वो जलवा नहीं है, और अगर मातहत उसके बात सुन के उसका तुरंत अनुपालन नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि स्थिति इतनी शोचनीय है कि एक तरफ या तो डीजीपी बहुत कमजोर हैं और दूसरी तरफ शायद अधीनस्थ कर्मचारी भी निरंकुश हो गए हैं, मनमाने हो गए हैं।
वो जिस कारण भी हो, या तो जातीय उनको सपोर्ट है या कुछ राजनीतिक निर्देश कुछ और हैं, मैं नहीं जानता, पर ये स्थिति बड़ी शोचनीय है। सिंह साहब, वो बयान में एक बार, अमिताभ जी माफी के साथ, सिंह साहब वो बयान एक बार मैं आपके लिए दोबारा से चाहूंगा कि हमारे सहयोगी वो बयान सुनवाएं और फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो why are you not using force? डंडा क्यों नहीं चला रहे हो, टीयर गैस क्यों नहीं चला रहे हो, रबर बुलेट क्यों नहीं चला रहे हो? उसके बावजूद ही नहीं चली और घटना हो गई। तो दिस इज सर्टेनली दैट ऑफिसर विल बी टेकन केयर ऑफ। जी अमिताभ जी। सिंह साहब, प्रकाश सिंह जी, मैं एक चीज मेरे दिमाग में लंबे समय से कौंधती रही उत्तर प्रदेश को लेके। मैं सोचता था कि किससे पूछूं, तो बार बार आपका नाम उभरता था कि प्रकाश सिंह जी से कभी मिलूंगा तो ये बात को समझने की कोशिश करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा पद सृजित जब किया गया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर, उसने क्या ऐसा तो नहीं कि डीजीपी के सारे इकबाल को खत्म कर दिया, उसके औरा को खत्म कर दिया? देखिए, ये तो डीजीपी के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। अगर डीजीपी का नेतृत्व अच्छा है, कुशल है और उसका दबदबा है, तो कोई एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे या न रहे, उसका एक अपना पर्सनैलिटी है और वो पर्सनैलिटी बराबर प्रदेश में रोशनी डालेगी और एक उसका प्रभाव रहेगा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अपने किसी विश्वास पात्र को सरकार एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर बना देती है, जबकि डीजीपी पे उनको या तो पूरा विश्वास नहीं है या थोड़ा कम विश्वास है और समझते हैं कि ये अधिकारी उनकी कमजोरी को छिपा लेगा और जो कमियां हैं उसको पूरी कर लेगा। तो ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी एक बार हो चुका है, नाम लेने की शायद आवश्यकता नहीं है, आप उसी की ओर संकेत कर रहे हैं जी, कि जब वो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था तो उसका रुतबा ज्यादा था और और डीजी का रुतबा नहीं था और डीजीपी का अपेक्षाकृत कम था जी। तो अब इस समय तो मतलब आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उनका भी मुझे कोई ऐसा रुतबा नहीं दिखता, डीजीपी का भी कोई रुतबा नहीं दिखता और उसका नतीजा आप सामने दिख रहे हैं। देखिए, जब वरिष्ठतम पदों पे जब तक अधिकारी दबंग एक अधिकारी नहीं होता है कि हमारा ये आदेश है और इसका अनुपालन होगा और नहीं अनुपालन करोगे तो मैं उल्टा टांग दूंगा, और ये भय उनके मन में होना चाहिए कि भाई ये डीजीपी का आदेश है, इसको अगर नहीं मानोगे तो डीजीपी तुम्हारे करियर को चौपट कर देगा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। जब तक ये भय अधीनस्थ कर्मचारियों के मन में न हो तब तक वह प्रकाश सिंह जी, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक हकीकत जो मैंने देखी, आपने मुझसे ज्यादा देखी, आपने तो वो महकमा हेड किया है, मैंने एक पत्रकार के नाते जितनी देखी, मैं एक आईपीएस अधिकारी की जुबानी बताता हूं। उन्होंने मुझे 2 थाने नाम लेकर बोले अग्निहोत्री जी, इन 2 थानों के थानेदारों से मैं कभी उलझता ही नहीं, बातें नहीं करता हूं, है? बोले बाकी सब थाने में देखता हूं कि आप व्यवस्था दुरुस्त रहे। मैंने कहा इनको क्यों नहीं देखते? तो उनका एक नाम लिया, बोले इनको फला देखते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर शर्मा जी जो है बेचारे डीजीपी, ये इसके अलावा और क्या कहें कि भाई मेरी सुनी नहीं रहे लोग। देखिए, अगर इस तरह के कोई थानेदार हुए तो वो अपवाद स्वरूप होता है। मैं भी जानता हूं कि हजरतगंज में एक समय एक थानाध्यक्ष ऐसा था कि तत्कालीन डीजीपी उसको शिफ्ट नहीं कर पाते थे, उससे असंतुष्ट थे पर उसको शिफ्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सीधे उसका मुख्यमंत्री के निवास में उसका आना जाना था। परंतु एक थाने से तो नहीं होगा, आपके उत्तर प्रदेश में 1000 करीब थाने हैं, अगर आप 900 थानों पे आपका रुतबा चलता है तो प्रदेश फिर भी अच्छी तरह चलेगा। तो यदा कदा होता है, कभी कभी ऐसे पुलिस अधीक्षक भी फंस जाते हैं, मेरे टाइम में भी ऐसे फंसे थे जो कहीं ऊपर सीधे पैसा पहुंचाते थे और इस वजह से उनको मैं हटा नहीं पाता था। उनके कैरेक्टरोल में तो मैं लिखता गया और उनको डांटता रहा पर उनको मैं हटा नहीं पाया। ये बात देखिए हकीकत है, पर ये छोटी सी बातें छिप जाती हैं। अगर आप 90% से ऊपर क्षेत्र में अधिकारियों पे अपना रुतबा कायम कर लेते हैं और अपनी हुकूमत चलाते हैं तो 4-5 मामलों में जहां आपकी हुकूमत उतनी नहीं चल पाती है वो सब छिप जाता है। परंतु अगर आप 60% पे नहीं हुकूमत चला पा रहे हैं। जी, बहुत अदब के साथ एक बात कह के फिर मैं अतुल को दूंगा आगे बढ़ाने के लिए चर्चा। आपके समय में 1, 2, 3, 4 केस होते थे,
मुश्किल ही है कि आज 10 ही 5 ऐसे बचते हैं जिन पर हुकूमत चले, बाकी सब ऐसे होते हैं जो ऑटोनोमस पावर्स को एंजॉय करने लगते हैं। मुश्किल वहां पर आती है। देखिए, मैं समझता हूं ये ऑटोनमस पावर की बात नहीं है। अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस सही आदमी है, सही आदमी सही पद पे है, तो देखिए उसका रुतबा फिर भी रहेगा। परंतु आजकल जो चयन हो रहा है वरिष्ठतम पदों के लिए, वो बाह्य कारणों से हो रहा है, एक्सट्रेनियस